हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न एंड ग्रो एवरीडे विद स्निग्धा। तो आप सबको आज दिवाली की बहुत ही हार्दिक बधाई। और इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे आप दिवाली को और दिवाली से रिलेटेड इवेंट्स को अपनी यूपीएससी आंसर राइटिंग या ऐसे राइटिंग में कैसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं। तो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं। दिवाली की इकोनॉमी के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि आप एसेस में बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। दुर्गा पूजा के बारे में देखेंगे, फायर क्रैकर इंडस्ट्री के बारे में देखेंगे, एयर पोल्यूशन और उससे रिलेटेड इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म और उस पर जो क्वेश्चंस ऑलरेडी आ चुके हैं वो एक दो डिस्कस करेंगे, ग्रीन क्रैकर्स के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। फाइनली राम राज्य और रामायणा से रिलेटेड डिफरेंट कैरेक्टर्स को हम देखेंगे और उनकी वैल्यूज वो क्या डिस्प्ले करते हैं जो कि आप अपने एथिक्स आंसर राइटिंग में यूज कर सकते हैं। ये सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन द डिस्कशन। आगे बढ़ने से पहले देखिए, मैं ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक्स पे वीडियोस बना चुकी हूँ। यूपीएससी आंसर राइटिंग कैसे करनी है, एथिक्स के पेपर आप कैसे लिख सकते हैं, ऐसे यूपीएससी में कैसे लिखना है, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। आप प्लीज़ ये वीडियोस भी जाके देखिए, मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में लिंक प्रोवाइड कर दूंगी आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। एंड नाउ लेट्स बिगिन द डिस्कशन। तो सबसे पहले हम दिवाली इकोनॉमी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, ये जो फेस्टिवल्स हमारी इंडिया में, हमारी कंट्री में आते हैं, इनका सिर्फ सोशल और कल्चरल इम्पैक्ट ही नहीं होता हमारी कंट्री पे, इनका बहुत बड़ा इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन भी होता है हमारी इकोनॉमी के लिए, हमारी कंट्री के लिए। तो आपको पता ही है, दिवाली आते ही उसके प्रीसीडिंग एक वीक पहले ही हमारी जो कंजम्पशन डिमांड है और इन्वेस्टमेंट्स इंडिया में बहुत हद तक बढ़ जाती हैं। हमारी डिमांड्स, हमारी सेल्स इस पीरियड में बहुत बढ़ जाती हैं। तो आप यहाँ जैसे कि डाटा देख सकते हैं कि हर सेक्टर इस टाइम पे बहुत ग्रो कर रहा होता है। आप नए नए कपड़े खरीदते हैं, आप नए व्हीकल्स को खरीदते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट तो बहुत ही ज़्यादा बूम कर लेती है। आप फ्रिज खरीदते हैं, इलेक्ट्रिक आइटम्स खरीदते हैं, वॉशिंग मशीन्स, ऐसी चीज़ें बहुत आम हो जाती हैं इस टाइम पे खरीदना। ज्वेलरी की परचेज, धनतेरस वगैरह बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। फूड, रियल एस्टेट बहुत पिकअप करता है। टूरिज्म सेक्टर भी बढ़ता है क्योंकि इंडिया की दिवाली हर कोई देखना चाहता है। तो इस टाइम पे टूरिज्म सेक्टर को भी बहुत बढ़ावा मिलता है। उसके बाद दिवाली अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी बहुत प्रमोट करती है। इस टाइम पे हमारे आर्टिजन्स जैसे कि दीवा मेकर्स, ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो बनाते हैं और इस टाइम पे सेल कर पाते हैं। इसलिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो इतनी पॉपुलेशन हमारी एम्प्लॉयड है उनको भी बेनिफिट होता है। एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है क्योंकि प्रोडक्शन एक्टिविटी बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ती है। और आपको पता ही है कि आर्टिजन इंडस्ट्री जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है आफ्टर एग्रीकल्चर। तो आप देखिए कि इतने लोगों को वो बेनिफिट करती है, स्पेशली विमेन को, क्योंकि आर्टिजन इंडस्ट्री की मेजर जो वर्कर्स है वो विमेन होती है। तो ये दिवाली फेस्टिवल हमारी विमेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली गवर्नमेंट की टैक्स रिसीट्स में तो ये एडिशन करती ही है। जब इतना प्रोडक्शन होगा, मैन्युफैक्चरिंग होगी, इतनी प्रोडक्शन एक्टिविटी होगी, तो ऐसे दिवाली का बहुत बड़ा इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस है। आप इसे अच्छे से एसेज में एज एन एंगल यूज कर सकते हैं कि कैसे हमें अपनी कंट्री में फेस्टिविटीज को प्रमोट करना चाहिए। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोसाइटी की कोहेजन का पर्पस ही नहीं सिर्फ सर्व करते, ये लोग हमारी इकोनॉमी को, हमारी एम्प्लॉयमेंट को, हमारी विमेन को भी बहुत सपोर्ट करते हैं। आप देख लीजिए, ये दुर्गा पूजा पे भी अभी रिसेंटली द हिंदू में स्टडी आई थी। द ब्रिटिश काउंसिल ने ये स्टडी प्रेजेंट की थी कि जो दुर्गा पूजा का फेस्टिवल होता है, ये स्पेशली वेस्ट बंगाल का फेस्टिवल है। तो इसमें ये वेस्ट बंगाल की इकोनॉमी में 2.58% तक उनकी जीडीपी को कंट्रीब्यूट करता है, विच कम्स आउट टू बी 35,000 करोड़। तो आप देख सकते हैं कि ये फेस्टिवल सिर्फ एंटरटेनमेंट या सोशल पर्पसेस नहीं परफॉर्म करते, ये हमारी इकोनॉमी को बूस्ट करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो आप ये एंसेज में अगर अपना रिलीजन का, ये फेस्टिवल्स का ऐसा एंगल मेंशन करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे मार्क्स मिलेंगे। ये बहुत ही इनोवेटिव वे है, एक इनोवेटिव पॉइंट है अपने एसेज में मेंशन करने के लिए। तो आप प्लीज इसे लिख के रखिए और इसे अच्छे से यूज कीजिएगा जहां भी पॉसिबिलिटी है। ऐसे में तो जरूर, बट बाकी पेपर्स में भी काम आ सकता है। सो मेक अ नोट ऑफ इट एंड कीप रिवाइजिंग इट अगेन एंड अगेन। तो ऐसे ही फायर क्रैकर इंडस्ट्री भी बहुत
सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री। आप देखिए 2020 में इन्होंने 3000 करोड़ रुपीस वर्थ की फायर क्रैकर्स की प्रोडक्शन की थी, बट अब बैन्स वगैरह की वजह से, जैसे दिल्ली गवर्नमेंट ने फायर क्रैकर्स पे बैन लगा दिया है, ऐसे और कई एरियाज पे भी फायर क्रैकर्स पे बैन है, तो इसकी प्रोडक्शन हाफ हो गई है। अब इस ईयर में सिर्फ 1500 करोड़ की प्रोडक्शन फायर क्रैकर इंडस्ट्री में हुई थी। ये इंडस्ट्री भी एम्प्लॉयमेंट पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए 8 लाख वर्कर्स को ये डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एम्प्लॉय करती है, तो हमें इस इंडस्ट्री का भी ध्यान रख के चलना है। आप ये भी डाटा लिख के रख सकते हैं, इस पे इसे यूज कर सकते हैं। तो इसीलिए आप देखिए ये इकोनॉमी वाला एस्पेक्ट तो दिवाली का ठीक है और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, बट हम ये भी जानते हैं कि दिवाली एक एयर पोल्यूशन का बहुत ही मेजर सोर्स है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि विंटर्स के टाइम पे दिल्ली में स्पेशली 300 टाइम्स पॉल्यूशन जो है आपकी बढ़ जाती है, जो हेल्दी स्टैंडर्ड्स है WHO के उससे, क्योंकि एक तो दिवाली की सेलिब्रेशंस चल रही होती है, उधर से स्टबल बर्निंग स्टार्ट हो जाती है पंजाब हरियाणा में, और वेदर की कंडीशंस ऐसी हो जाती है कि सब मिलके एयर पोल्यूशन को कंट्रीब्यूट करते हैं। आप ये इंस्टीट्यूशंस जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड है इनको भी प्लीज ध्यान से कीजिए। ये देखिए ऑलरेडी इस पे यूपीएससी प्री में क्वेश्चन आ गया है, ये ऑलरेडी ये मेंस में भी आपसे इजीली पूछा जा सकता है। एनजीटी पे नोट लिखिए, उसकी परफॉर्मेंस को एनालाइज कीजिए, क्या वो अपनी मैंडेट को लिव अप कर पाया है या नहीं, तो ऐसे बहुत क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये आप इंस्टीट्यूशंस भी एयर पोल्यूशन और दिवाली से रिलेटेड प्लीज कवर कीजिए। तो अब देखिए कि हमने देखा कि दिवाली की इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस बहुत है, फिर हमने देखा कि एयर पोल्यूशन का भी कंसर्न है। तो हमारा एज अ कंट्री, एज अ गवर्नमेंट ये कंट्रीब्यूशन या ये दायित्व बनता है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स को भी एक हाथ पे बैलेंस करें विद हमारी इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। तो इसी वजह से ये नया कॉन्सेप्ट ग्रीन क्रैकर्स का दिया गया है CSIR की तरफ से। CSIR हमारा एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने ये ग्रीन क्रैकर्स डेवलप की है जिसमें कोई बेरियम नाइट्रेट के पार्टिकल्स नहीं होते, ये ज्यादा पॉल्यूटिंग और हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए। तो इसने ये 3 टाइप के क्रैकर्स जो हैं डेवलप किए हैं, जिनका नाम स्वास, सफल और स्टार है। आप प्लीज ये ध्यान से लिख के रखिए, इसमें प्री में क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में आपको यूज करना चाहिए, केस स्टडीज में भी आप यूज कर सकते हैं अगर एयर पोल्यूशन वगैरह पे कोई केस स्टडी आती है, और आप वैसे भी अपने GS3 के इन्वायरमेंट के आंसर्स में भी ये यूज कर सकते हैं। तो इसी वजह से ये ग्रीन क्रैकर्स को आजकल सारी जगह ग्रीन दिवाली के रूप में प्रमोट किया जा रहा है। ऐसे ही मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने हरित दिवाली, स्वस्थ दिवाली कैंपेन भी लॉन्च किया था कुछ साल पहले, ताकि लोगों में अवेयरनेस जनरेशन हो सके कि दिवाली मनाएं, ये उनका त्योहार है, मनाना ही चाहिए, हमारी इकोनॉमी को भी कंट्रीब्यूट करता है, बस हम एक रिस्पॉन्सिबल वे में दिवाली बनाएं, वो हमारा रोल हो जाता है। फाइनली अब हम राम राज्य के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए दिवाली आती है तो राम जी की बात आती है, और राम जी की बात आती है तो राम राज्य की बात आएगी ही। तो राम राज्य होता क्या है पहले वो देख लेते हैं। राम राज्य एक मॉडल की तरह एक्ट करता है, एक आइडियल मॉडल, एक ऐसी सोसाइटी जो बिल्कुल मॉरल्स पे, वैल्यूज पे, एथिक्स की प्रिंसिपल्स पे चलती हो, जहाँ पे हर किसी को जस्टिस मिले, हर किसी के साथ इक्वल ट्रीटमेंट किया जाए, और जहाँ कोई भेदभाव नहीं होता, ना रिलीजन की बेस पे, ना कास्ट की बेसिस पे, ना जेंडर की बेसिस पे। तो ऐसी सोसाइटी जो राम जी के टाइम पे सुना जाता है, हम पढ़ते हैं अपने एशियट एपिक्स में, रामायणा में, कि राम जी के टाइम पे ऐसा रूल होता था जहां हर किसी को एक जैसा, एक समान ट्रीट किया जाता था। वैसी सोसाइटी को क्रिएट करना, वैसी सोसाइटी को एस्टैब्लिश करना, उसे हम, वैसे रूल को एस्टैब्लिश करना, उसे हम राम राज्य कह सकते हैं। तो यहाँ की सबकी सफरिंग को कंसिडर किया जाता है, सबको जस्टिस प्रोवाइड की जाती है, ट्रुथ और नॉन वायलेंस के प्रिंसिपल पे ये सोसाइटी, ये राज्य चलता है, उसी को राम राज्य कहा जाता है। तो दिस इज बेसिकली मीन्स कि हम गुड गवर्नेंस के प्रिंसिपल्स को अपने
गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में एस्टैब्लिश करते हैं। तो आप राम राज्य का कॉन्सेप्ट हमेशा अपने एथिक्स या एसेज में लिख सकते हैं जब जब आप सॉल्यूशंस या वे फॉरवर्ड की बात करते हैं कि हमें कैसी सोसाइटी या कैसा गवर्नेंस सिस्टम चाहिए कंट्री में, हमें राम राज्य जैसा गवर्नेंस सिस्टम चाहिए। तो देखिए इवन महात्मा गांधी जी जो है राम राज्य के कॉन्सेप्ट को बहुत प्रमोट करते थे। इनका भी यही मानना था कि राम राज्य का यही मतलब है कि हर रिलीजन को इक्वल कंसीडर किया जाए, पुअर हो चाहे रिच इंसान, सबको इक्वल ट्रीट किया जाए। तो आप गांधी जी की ये कोट भी मेंशन कर सकते हैं, लिख के रखिए आप इसे अपने पास। तो वही कि राम राज्य जो है हमें ऐसा एक हमें इन्वायरमेंट क्रिएट करना है जहां प्रिंस, राजा या पॉपर या गरीब हर कोई एक तरीके से ट्रीट किया जाए, किसी को भी छोटा या बड़ा नहीं समझा जाना चाहिए। जो हमारी अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, उसको सोसाइटी के निचले वर्गों को अपलिफ्ट करने में काम करना चाहिए, सबको इंक्लूड करने की कोशिश करनी है डेवलपमेंट प्रोसेसेस में, जैसे कि हमारी विमेन हो गई, बैकवर्ड सेक्शंस हो गए, रिलीजियस माइनॉरिटीज हो गई, पुअर पीपल हो गए, स्लम ड्वेलर्स हो गए, माइग्रेंट वर्कर्स हो गए। तो इन सब को वेलफेयर एक्टिविटीज में इंक्लूड करना, वही मतलब है राम राज्य का, वही मतलब है गुड गवर्नेंस का। तो आप देखिए ये सेम कॉन्सेप्ट प्लाटो के फिलोसोफर किंग में भी कहा जाता है। प्लाटो ने भी एक ऐसा ही किंग इमेजिन किया था कि ऐसा किंग होना चाहिए जो सब लोगों के लिए काम करे, लोगों की खुशी में उसकी खुशी हो। यही चाणक्य का भी कंसेप्ट था अर्थशास्त्र में, जो हमारे कौटिल्य रह चुके हैं, बहुत ही बड़े हमारे स्टेट क्राफ्ट के आप कह सकते हैं विज्ञानी। इन्होंने भी यही कहा था कि वही रूलर सक्सेसफुल हो सकता है जिसकी हैप्पीनेस अपने सब्जेक्ट्स या अपने लोगों की हैप्पीनेस में लाई करती है। तो आप जहां जहां गुड गवर्नेंस मेंशन करते हैं वहां वहां राम राज्य की एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही इंप्रेसिव पॉइंट होगा आपको लिखने के लिए। फर्दर देखिए आप अपने आंसर्स में एपिक्स यानी कि रामायण महाभारत से बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं डिफरेंट वैल्यूज को डिस्प्ले करने के लिए। देखिए जैसे कि आप दशरथा, उनको यूज कर सकते हैं कि ओवर अटैचमेंट विद हिज सन्स उनकी लाइफ जाने का कारण या उनके दुख का कारण बन जाती है। आप श्रवण कुमार की एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं जब भी आपको शो करना है कि आज की पीढ़ी को, आज की जनरेशन को, आज के चिल्ड्रन को अपने पेरेंट्स के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभानी चाहिए। आप अगर कोई एल्डरली पीपल पे ऐसे आता है तो उसमें श्रवण कुमार की एग्जाम्पल से शुरू भी कर सकते हैं। पूरी आप श्रवण कुमार की स्टोरी लिखिए और उससे बिगिनिंग कीजिए, ये बहुत अच्छा पॉइंट बन जाएगा। वैसे ही आप भरत और लक्ष्मण की एग्जाम्पल ले सकते हैं फैमिली टाइज शो करने के लिए, ब्रदरली टाइज शो करने के लिए, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे हर इंसान को फैमिली में निभानी चाहिए उसके लिए भी इनकी एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं। उसके बाद कैकेयी की एग्जाम्पल आप ग्रीड शो करने के लिए यूज कर सकते हैं। रामा की तो इमेंस एग्जाम्पल्स हैं, ये सेक्रीफाइस की एग्जाम्पल देते हैं हमें, राइटियसनेस की एग्जाम्पल देते हैं, कंपैशन कैसे शो करनी है लोगों। देखिए इन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए थे। वो मतलब आपको, वो राजा हैं, वो राजा होते हुए भी एक जो हम जिनको छोटा माने उनके झूठे बेर खा रहे हैं। तो मतलब ये हमें उस वैल्यू की एग्जाम्पल देते हैं कि कैसे हमें किसी के साथ भेदभाव नहीं करना है, स्पेशली जो रूलर होता है हमारा, या हमारा लीडर होता है, या हमारा गवर्नमेंट है, उसको तो बिल्कुल भी भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो आप रामा की एग्जाम्पल इस सब टॉपिक्स में इन सब टर्म्स के साथ लिख सकते हैं। ऐसे ही रावणा भी देखिए, रावण जो था वो बहुत ही नॉलेजेबल और बहुत ही पावरफुल इंसान था, बट आप ये लिख सकते हैं क्योंकि उसने अपनी पावर्स को सही ढंग से नहीं यूज किया, अपने लोभ लालच के लिए यूज किया, इसी वजह से उसका एंड जो है रामा के द्वारा फाइनली हुआ। तो आप ऐसी एग्जाम्पल्स यूज कर सकते हैं। इवन रामायण का सेंट्रल थीम तो यही है कि हमें वी हैव टू किल द इविल इनसाइड अस। तो आप वो सेंट्रल थीम भी अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ आपके माइंड को फ्रल करने के लिए कि आप कैसे ये सब चीजें अपने आंसर्स में यूज कर सकते हैं। इन्हें बहुत अच्छे से यूज कीजिए, आप अपने दिमाग से सोचिए कि आप क्या इनोवेटिव चीजें जो अपने आंसर्स में लिख सकते हैं, यहाँ से हिंट लीजिए और सोचिए कि आप और इनोवेटिव वे से रामायण को कैसे यूज कर सकते हैं।
So that was all for this discussion. Hope it helps. Please like and subscribe my channel for more such videos, and thank you for watching.